हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK Techs। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्शन मोटर का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर आज जितना पॉसिबल होगा सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बिट्स को हम लोग कवर करते हैं। सीधा स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। ठीक है, चलो। ऑलरेडी हम लोगों ने स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इन दोनों के बीच में एक रोटर का कंपैरिजन हो चुका है। तो हम लोग सिंपली अभी क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं, पावर लॉस पढ़ते हैं और इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल में जंप हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मैंने ड्रॉ करके रखा है और देखो स्टेटर का वाइंडिंग दिख रहा है आपको, स्टेटर का वाइंडिंग है और अंदर से रोटर का वाइंडिंग भी। हमें पता है कि यहाँ पर तीनों के तीनों फेजेस, 3 फेज अंदर 3 फेज बाहर, मतलब स्टेटर पे 3 फेज, रोटर पे 3 फेज होते हैं। सो ये बात ओके है, कोई बात नहीं। और देखने जैसे एक चीज़ है, यहाँ पर क्या है, 120 डिग्री का फिजिकल डिस्प्लेसमेंट भी है और करंट के अंदर तो ऑलरेडी हम लोग 3 फेज के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो आपका जो कुछ भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गए और आपके एयर गैप के अंदर क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने वाला है। चलो ठीक है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मैंने 3/2 क्यों रखा है, क्योंकि आपके फेजेस कितने हैं, m, मतलब ये 3m/2। जानबूझ के क्वेश्चन पूछा जाता है रोटेटिंग फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहता है। सो m/2 देंगे और बोलेंगे 10 फेज। अरे यार, हम लोगों ने तो 3 फेज मशीन ही पढ़ा, 10 फेज मशीन का क्या, तो 10/2 सिंपली। तो आपको यहाँ पर जो बिट है वो है m/2। ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट बिट है इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंट है और टाइम डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंट है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है। चलो ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, 120f/p, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड p इज पोल्स। ठीक है, स्टेटर पोल्स बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये बिट में बात करेंगे, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में पढ़ा है EMF इक्वेशन 4.44, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर आपको अलग से एक बिट पढ़ना है, वो है, मतलब ऑलरेडी पढ़ा है ये भी, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका वाइंडिंग फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट पिच, तो उसका वाइंडिंग फैक्टर KD एंड KP। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटर के वाइंडिंग है, दिमाग में रख लेना। बिट है इंडक्शन मोटर का, स्टेटर का और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों रोटर और स्टेटर दोनों के दोनों वाइंडिंग्स कैसे रहेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, साथ में आपके शॉर्ट पिच वाइंडिंग रहेंगे। इसके बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हार्मोनिक्स और टॉर्क्स। आपको यूनिफॉर्म टॉर्क मिलेगा और आपको यूनिफॉर्म RMF भी मिलेगा, ये उसके बेनिफिट्स है, इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। चलो, अब रोटर का भी आपने इक्वेशन लिख लिया 4.44, ये रोटर के टर्न्स हो गए, ये स्टेटर के टर्न्स हो गए। यहाँ पे जो फ्लक्सेस है, ये मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर फाई ही लिखते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों फ्लक्स सेम होते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि फ्लक्सेस दोनों सेम कैसे हैं और क्या है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, रोटर का फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपके पास क्या है, अब सेकेंडरी वाइंडिंग में देख रहे हो, मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर है, उस साइड में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगा। आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी और स्टेटर का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, सेम भी रहता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, हम लोग वो भी देखेंगे। चलो ठीक है, हम दोनों इक्वेशंस लिख लिया। अब आपको ऑलरेडी पता है स्लिप का इक्वेशन क्या है, ns - n/ns, वेयर ns इज सिंक्रोनस स्पीड और n का मतलब होता है रोटर का एक्चुअल स्पीड। ठीक है, अगर आपको रोटर का एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है इन टर्म्स, मतलब इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, n = ns × 1 - s लिख सकते हैं हम लोग। ये सारे बिट्स नॉन बिट्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बिट्स है, इसीलिए मैंने वापस से एक बार रिपीट कर दिया। अब हम लोगों ने जो क्राइटेरिया पढ़ा यहाँ पर कि रोटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना रहता है और कब और कैसे रहता है। ठीक है, जब देखो स्टैंड स्टिल कंडीशन है, इसका मतलब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, तो सिंपली आपने सप्लाई में जितना फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके दिया है उतना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके रोटर के अंदर इंड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं ये क्या फंडा है। उसके पहले हम लोग फ्लक्सेस को देख लेते हैं, जो मैंने फ्लक्स यहाँ पर बात किया ना, उसको फ्लक्स की बात कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर क्या है कि आपने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे दिया, तो स्टेटर का एक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, उसको नाम दे देते हैं φ2, और ये फ्लक्स आपके कंडक्टर्स को कट करता है रोटर के, और उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, उसके खुद के एक फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है φ2। ठीक है, और आपके जो रिजल्टेंट फ्लक्सेस होते हैं वो होते हैं इन दोनों का एडिशन।
इसका मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि एयर गैप में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेटर का होता है, रोटर का होता है, एक्चुअली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, चलो देखो यहाँ पर बात निकली है, आपके जो स्टेटर के फ्लक्सेस है उसका स्पीड भी ns रहता है और आपके रोटर के फ्लक्सेस है उसका भी स्पीड ns ही रहता है। इसका मतलब स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ इज 0 और आपको जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है या फिर एयर गैप के अंदर जो फ्लक्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स होता है, दोनों का एडिशन। जब आप फेजर डायग्राम देखोगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर फंडा क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो बोला था बिट कि रोटर का फ्रीक्वेंसी स्टैंड स्टिल कंडीशन में एज इट इज़ सेम रहेगा जो सप्लाई कंडीशन का है, ठीक है। अब देखते हैं, रीज़न ये होता है आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है, ns है, ठीक है। मतलब फ्लक्सेस की बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, हम लोग हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर ही बोलेंगे। सो आपके फ्लक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ns रहते हैं, आपका रोटर स्टेशनरी है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात है। लेकिन जब भी आपका रनिंग कंडीशन आ गया, ठीक है, तब आपका रोटर और आपके फ्लक्सेस के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना है, ns माइनस एन, ठीक है, ns माइनस एन। इसका मतलब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी, n इंटू पी अपॉन 120, यही जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बस थोड़ी सी और से अलग तरीके से मैंने रीअरेंज कर लिया। अब देखो रिलेटिव स्पीड कितना है, ns माइनस एन, इसीलिए मैंने यहाँ पर ns माइनस एन सब्सटीट्यूट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ns अपॉन ns कर लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ns कर लेता हूँ, तो एक स्लिप बन जाता है और दूसरा क्या बनता है आपका फ्रीक्वेंसी। सो आपको हमेशा के लिए एक वैल्यू मिल गया है कि रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप डिपेंडेंट होता है, ठीक है, s इंटू एफ, रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, s इंटू एफ, वेर s इज स्लिप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं स्लिप का क्या क्या रोल होता है। देखो जब भी स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है तो स्लिप का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप इज़ हाईएस्ट। हम लोग 0 to 1 मोटरिंग एक्शन के बारे में ही बात करते हैं, जनरेटर के एक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आपका रनिंग कंडीशन है तो s का वैल्यू काफ़ी कम रहेगा, बिटवीन 0.1 से लेके 0.3 के बीच में आसपास, या फिर 5-6 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग अगर एक आइडियल अच्छे मशीन की बात कर लें, ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैंने s लिख भी दिया तो मेरा s का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो रनिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका f2 इज इक्वल टू डायरेक्टली f, और जब आपका रनिंग कंडीशन आता है रिलेटिव स्पीड आता है दोनों के बीच में, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, s इंटू एफ, ठीक है। अब देखो जहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं s टाइम्स f लिख दूंगा, ठीक है। सो अब क्या है, आपका जो E2 है वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। E2 रनिंग कंडीशन में E2 क्या हो जाएगा आपका, E2 इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे अब s टाइम्स, या फिर रनिंग कंडीशन का r लिखते हैं s टाइम्स E2, ये हो गई ना बात, क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ s ही बदला है, s टाइम्स E2। तो ये आपके बिट दिमाग में रखना चाहिए कि आपके जो EMF है, मतलब रोटर का जो EMF है वो भी स्लिप डिपेंडेंट है, रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी स्लिप डिपेंडेंट है। अच्छा हो गया, ये बिट यहाँ पर याद आ गया मुझे। देखो स्लिप ओरिएंटेड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, मैंने ऑलरेडी बोला था 2 to 3 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी बचता है यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि आपका स्लिप का वैल्यू काफ़ी कम होता है। एक्चुअली 0.01 0.02 भी होते हैं आपके स्लिप्स, ठीक है। सो यहाँ पर एडी करंट लॉसेस को पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिक लैमिनेशंस यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ना उतना, तो वहाँ पर खर्चा करके क्या फ़ायदा। इसीलिए बिट आता है कि स्टेटर के लैमिनेशंस थिन होते हैं, रोटर के लैमिनेशंस थिक होते हैं। रीज़न है आपका SF, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का बिट, ठीक है। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने 2 इम्पॉर्टेंट बिट्स बताए थे, उसी 2 इम्पॉर्टेंट बिट्स के बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पर एक बार जस्ट एक ओवरव्यू देकर बीच में, उसके बाद हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन और रनिंग कंडीशंस में आपके जो पैरामीटर्स है, जैसे कि आपका Z है, X है, फ्रीक्वेंसी, इनके ऊपर क्या चेंजेस होते हैं वो देख लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने EMF और फ्रीक्वेंसी पे देख लिया है। चलो देखते हैं क्या है। आपको बोला है कि 3 फेज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और स्टेटर के पोल्स कितने दे के रखे हैं आपको, 4, और रोटर के पोल्स दे के रखे हैं 6,
और फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 50 हर्ट्ज़ और पूछा है कि आपका रोटर का स्पीड कितना रहेगा, रन एट कौन से स्पीड पे काम करेगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने क्या किया, 6 और 4 है, इसका मतलब पोल्स को इधर ऐड कर दिया, ऐड किया तो भी ऑप्शन में है आपके पास, और अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तब भी आपके पास ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखना था कि आपके स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो अनइक्वल है तो आपका स्पीड कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि इंडक्शन मोटर के अगर स्टेटर पोल रोटर पोल सेम नहीं है तो आपका मोटर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। ऐसे ही टाइप के बिट्स आते हैं और हमको लगता है कि यार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और मेरा आंसर सही है। जी नहीं, आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आपके आंसर पक्का बनेंगे। सो स्टेटर पोल्स मस्ट भी इक्वल टू रोटर पोल्स। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर, उसके स्टेटर के स्लॉट्स हैं 36, ठीक है, और फेजेस हैं 36 और रोटर के फेजेस कितने हैं 20 स्लॉट्स, ये स्लॉट्स दिए, स्लॉट्स हैं 28 स्लॉट्स हैं और यहाँ पर 36 स्लॉट्स हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि नंबर ऑफ फेजेस इन रोटर। अरे यार, इसने तो स्लॉट दे दिया और पूछा है फेजेस कितना है। अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 फेज है ना, चलो तो आंसर भी आपका क्या है 3 फेज। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके अगर स्टेटर के फेजेस और रोटर के फेजेस दोनों अनइक्वल भी रहते हैं फिर भी आपका इंडक्शन मोटर रन करेगा। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है रोटर के स्लॉट्स है, एक स्लॉट का मतलब एक फेज़ बनता है। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायरल में भी पढ़ाया था कि एक बार का, एक कंडक्टर का मतलब एक फेज़ होता है। तो यहाँ पर आपके कितने हैं, अंडर ए पोल होना चाहिए। ठीक है, सो 28 स्लॉट्स हैं, तो एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आएंगे वो देखते हैं हम लोग। तो आपका जो मशीन था उसका रोटर का फेज़ कितने हैं, 7 फेज़ का मशीन है ये। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ऑफ फेजेस का आंसर क्या आता है, आपका 7 फेज आता है। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होते तो ही आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिमाग में रख लेना कि नंबर ऑफ फेजेस अनइक्वल रहे रन करेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर अनइक्वल रहते हैं तो आपका मोटर काम नहीं करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है, इसको आपके नोट्स में बना के रखना। चलो अब देख लेते हैं और एक क्राइटेरिया इसी के अंदर, दूसरा आता है टॉर्क का प्रोडक्शन। उसके लिए 2 अलग से क्राइटेरिया है। एक है आपका रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पढ़ा था 5R का मतलब क्या आता है, 5 बार प्लस 5 बार। ठीक है, इसका मतलब ही उनके दोनों के बीच में का रिलेटिव स्पीड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाकर वो असिस्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा एक आता है, एक्चुअली इंडक्शन मोटर का एक टेंडेंसी होता है, आप उसके ऊपर जितना लोड पुटअप करो वो उतना लोड सप्लाई करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये उसका टेंडेंसी होता है। सो आप जितना अमाउंट ऑफ लोड टॉर्क पुटअप करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मोटर। ठीक है, सप्लाई करने की कोशिश करेगा, भले ही इस प्रोसेस में मोटर खुद को जला भी दे तो भी चलेगा। इसीलिए हम लोग, मोटर खुद को डैमेज करता है इसीलिए हम लोग ओवरलोड का प्रोटेक्शन देते हैं, समझ रहे हो। मतलब ऐसा क्या है कि उसको बस एक ही चीज़ पता है कि उसके ऊपर कितना लोड पुटअप करो वो उतना सप्लाई करना है उसको, भले वो खुद डैमेज हो जाए। ठीक है, सो यही टेंडेंसी जो है उसी के लिए प्रोटेक्शंस होते हैं हमारे पास, और कुछ फॉल्ट्स के लिए भी प्रोटेक्शन होते हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट इन। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर टॉर्क की बात करें, आप लोड टॉर्क बढ़ाओ उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बढ़ता है। ये रोटर का कैपेसिटी होता है, मोटर का कैपेसिटी होता है। लेकिन अगर एक पॉइंट आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क सेम है तो वहाँ पर टॉर्क का एक प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में एक लोड एंगल होना चाहिए या फिर टॉर्क एंगल होना चाहिए। सो सिंपली क्या है आपका, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉर्क एंगल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ही रिलेटिव स्पेस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो दो अलग क्राइटेरिया पढ़ लिया हम लोगों ने, एक रिलेटिव स्पीड 0 और एक के अंदर आपके पास रिलेटिव स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो इसको कैच करने की पीछे अपना टॉर्क बनाए रखें। ठीक है, आई होप क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो और एक देखो आपका यहाँ पर कैसे रहता है, आपका लोड टॉर्क आगे रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पीछे रहेगा। ठीक है, टू कैच इट
एग्जैक्टली ये मोटर है तो एग्जैक्टली जनरेटर के लिए उल्टा रहेगा। वहाँ पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आगे रहता है और आपका लोड टॉर्क पहले। मतलब वहाँ पर कैसे है, हम लोग प्राइम मूवर इनपुट देते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोटर है उसको फेज़र डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी साइड क्या है, शॉर्ट सर्किटेड। चलो ट्रांसफार्मर का ड्राइंग अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो इसको। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये आपका फ्लक्स होता था, यहाँ पर ईएमएफ होते थे, वही मैंने ड्रॉ किया है ईएमएफ और ये फ्लक्सेस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और देखो ऑब्वियस है कि आपका जो रोटर है उसके अंदर रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इसका मतलब आपका जो करंट है वो क्या है, लैगिंग है, मैंने ड्रॉ कर दिया लैगिंग है। उसके अपोजिट में हम लोगों ने इसके फ्लक्सेस बना दिए और ये देखो आपके रिजल्टेंट फ्लक्सेस ये है आपके φ1 बार प्लस φ2 बार। ये हो गया आपका ड्राइंग। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या बिट्स बनते हैं। यहाँ पर देखो आपका जो रोटर का करंट पूछा आपको, तो रोटर का ईएमएफ पर फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर फेज डिवाइडेड बाय आपका इम्पीडेंस पर फेज। इम्पीडेंस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया रेजिस्टेंस प्लस JX2। ठीक है, अब फाई फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फाई tan इनवर्स ऑफ x/r हो गया। चलो रिजल्टेंट फेजेस में अगेन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया φ1 प्लस φ2 होता है। और ये बिट अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि आपका जो रोटर का ईएमएफ है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्लिप। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए ER इज इक्वल टू E2। स्लिप का वैल्यू 1 का मतलब है NS माइनस एन अपॉन NS है ना, सो NS माइनस एन, एन तो 0 हो गया, NS अपॉन NS कितना हो गया, 1 वैल्यू हो गया, इसलिए स्लिप का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो XR, x क्यों डिपेंडेंट है फिर स्लिप के ऊपर, बिकॉज x का फॉर्मूला क्या होता है 2πfl। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए यहाँ पर स्लिप आ गया। स्लिप का मतलब ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो मतलब ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। ठीक है, XR इज इक्वल टू x टाइम्स s टाइम्स x2, सॉरी आई होप क्लियर है। अब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जहाँ पर x/r2 बन रहा था, अब वहाँ पर क्या बनेगा s टाइम्स x2 अपॉन r2। और आपका जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला था r2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस s टाइम्स द x2 का स्क्वायर। सो मैं एक सिंपल बिट बताता हूँ, आप क्या करना है, हमेशा रनिंग के फॉर्मूले इसको याद रखो और उसी के अंदर स्लिप इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दो। ठीक है, बस बात खत्म। अब हम लोग देखते हैं आगे के बिट्स, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ईएमएफ देख लिया, रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इंडक्टेंस देख लिया, करंट देख लिया, और साथ में हम लोगों ने मतलब रोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर देखते हैं। R/Z, Z का वैल्यू पता है आपको, अब क्या चेंज हो चुका है, R2 स्क्वायर प्लस S टाइम्स X2 द होल स्क्वायर। X के साथ S क्यों आता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका जो करंट है रोटर का करंट E2/Z2 पर फेज। ठीक है, अब देखो रोटर का करंट E2/Z2 है, तो Z2 के लिए भी मैंने लिख लिया R2 का स्क्वायर प्लस SX2 द होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट आएगा फॉर करंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है, अब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट अगर मुझे ड्रॉ करना रहा रोटर का, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर आते हैं, एक रेजिस्टेंस और दूसरा है इंडक्टेंस विच इज़ डिपेंडेंट ऑन स्लिप। ये जो है ये तो आपका शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी है, वहाँ पर आप लोड नहीं कनेक्ट करने वाले। एक बात दिमाग में याद रख लेना, लेकिन क्या है, रोटर है ना, मोटर है ना, इसका मतलब आपका आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो हम लोग इसको रियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने ER मेरा जो रोटर का करंट है वो E2/R2/S X2 द होल स्क्वायर, इस S को मतलब यहाँ पर SE2 आना चाहिए था। ठीक है, SE2 मैंने बस उसको नीचे ले लिया, अंडर रूट ले लिया, इसीलिए मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। इसके पीछे रीज़न है, मैं क्या करना चाहता हूँ, बस मुझे इसको इस तरीके से डिनोट करना है। मुझे पता है अब मेरा Z क्या है, ये है मेरा E2 क्या है मेरा, सॉरी यहाँ पर SE2 नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिंपली E2 आएगा, यहाँ पर भी सिंपली E2 आएगा। ठीक है, अब देखो E2 है, R है, X है, लेकिन R/S है और फिर X है। ठीक है, X के साथ अब S नहीं है, इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन इस कंपोनेंट का बहुत सारा मतलब है, लेकिन इस स्टेप पे आने के लिए आपको इस स्टेप पे आना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, एक रेजिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने से आपका R2 प्लस SX2 आ गया। ठीक है, अगेन इस ड्राइंग में ठीक है, R2 प्लस SX2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं। R2 को अगर हम लोग साइड में ले लेते हैं 1/S - 1। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर SX2 नहीं, यहाँ पर सिर्फ R2 X2 है। ठीक है,
क्योंकि ये E2 है ना, सो R2 X2 होगा, ठीक है। सर्किट चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ R2 के अंदर चेंजेस आने चाहिए, तो R2 1/s-1, ठीक है। ये आपका सर्किट बन गया। ये जो डिनोट कर रहा है ये होता है मैकेनिकल कंपोनेंट, और यही बिट आता है। आपको पूछा जाता है कि आप जो कुछ भी मैकेनिकल पावर डिलीवर कर रहे हो बाय मोटर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपका आना चाहिए आंसर R2 × 1/s-1 ब्रैकेट में, ठीक है। ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं R2/s लिख लेते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, रोटर इनपुट। रोटर इनपुट का मतलब ही होता है एयर गैप के अंदर का, या फिर स्टेटर का आउटपुट मतलब ही रोटर का इनपुट, या फिर एयर गैप के अंदर जितना पावर प्रेजेंट है वही आपका रोटर इनपुट होता है, ठीक है। अब रोटर इनपुट को आप क्या लिखोगे, 3 टाइम्स, मैं 3 फेज़ की बात कर रहा हूँ, तो 3 टाइम्स I2² R2/s, 3 टाइम्स यहाँ पर तो आपके पास बस इसी को सप्लाई करना है ना, और किसी को सप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि फ्लक्सेस ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, लीकेज फ्लक्सेस, ठीक है। सो 3 टाइम्स I2² R2/s हो गया। अब देखो रोटर के कॉपर लॉसेस लिखना है, तो कॉपर कौन है यहाँ पर, सो आपने 3 I2² R2 लिख लिया, ठीक है। आपके कॉपर लॉसेस स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, जितना करंट फ्लो होने वाला है उतना करंट फ्लो होते रहता है। ये एक बिट है, दिमाग में याद रख लेना। पूछते हैं स्लिप अगर वैरी होता है तो आपके रोटर के कॉपर लॉसेस में क्या चेंज आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। अब देखो आउटपुट ग्रॉस मतलब ही मैकेनिकल आउटपुट, ये आएगा आपका 3 टाइम्स I2² R2 × 1/s-1। देखो आउटपुट मतलब हीट के फॉर्म में ही रहने वाला है, हीट के फॉर्म में या फिर एक तो टॉर्क के फॉर्म में। सो सिंपली आपको क्या है I²R, ये दिमाग में रख लेना है। सो यहाँ पर 3 टाइम्स I2² R2 1/s-1। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो सिंपली आप I का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, आपको ग्रॉस आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आउटपुट मिला है ना, ये सीधा सीधा मैकेनिकल आउटपुट है, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। लेकिन शाफ्ट तक आने तक आपके पास और कुछ लॉसेस है, उसका नाम है मैकेनिकल लॉसेस, मतलब ही फ्रिक्शन हो गया, विंडेज लॉसेस। इन सब को निकालने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो होता है आपका आउटपुट। एक्चुअली क्या होता है, अब मैं दिखाऊंगा कि इन तीनों को आसान तरीके से कैसे निकालना है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से निकलते हैं, और यही बिट बनता है पूरे इंडक्शन मोटर में। अगर कुछ पूछना है लॉसेस ओरिएंटेड तो यही 3 है, इन्हीं को पूछेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं रेशियो के फॉर्म में। तीनों ले लिए, रोटर का इनपुट, कॉपर लॉसेस और रोटर का आउटपुट, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, इसीलिए हमको रेशियो पढ़ा जाता है एप्टीट्यूड में, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिख लिया आपने, यहाँ पे लिख लिया। अब तीनों में कॉमन चीज़ें क्या है, I² R2, 3 I² R2, 3 I² R2 कैंसिल कर लिया। इसको रीअरेंज करने के बाद आपको मिलता है 1s और 1-s। इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से याद रखना। ये है इनपुट, ये है आपका कॉपर लॉस और ये है आपका आउटपुट, ठीक है। आपको सिंपली पूछते हैं कि रोटर इनपुट इतना दिया है मैंने, मान लो 30 वैट है सॉरी, और आपको पूछा है कि रोटर के कॉपर लॉसेस कितना है, तो रोटर के कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू, आपको स्लिप पता होता है, आप सिंपली रोटर इनपुट कर लेते हो, ठीक है। अगर आपका आउटपुट चाहिए, मैकेनिकल आउटपुट चाहिए, ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट ऑफ रोटर, आपको इनपुट पता है तो सिंपली आपको 1- स्लिप करना है और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। स्लिप का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है सबको, NS - N/NS, ठीक है। सिंपली स्लिप कैलकुलेट करो, उसके बाद रोटर कॉपर लॉसेस और आपके रोटर आउटपुट के बीच में ये रिलेशन। आपको क्या करना है, हमेशा देखो इनपुट अपॉन 1, कॉपर लॉस अपॉन S, इनपुट अपॉन 1, आउटपुट अपॉन 1 - S। अगर आप ये सीधा सीधा इसका रेशियो लेते हो, जो क्वांटिटी पता है उसके साथ और जिसको फाइंड करना है उसके साथ, तो सिंपली आप ये सारे बिट्स को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब मैं जो बिट बता रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिट है, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखना। देखो इफ़िशिएंसी ऑफ रोटर बोलते हैं, पूछते हैं, स्लिप देते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। या फिर रोटर का स्पीड देंगे, सिंक्रोनस स्पीड देंगे, या फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी देंगे, पोल देंगे और रोटर का स्पीड देंगे, बोलेंगे कि मुझे रोटर का इफिशिएंसी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो? चलो देख लेते हैं। देखो इफिशिएंसी ऑफ रोटर, आउटपुट अपॉन क्या आता है, इनपुट, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है कि आउटपुट को कैसे लिख सकते हो, आउटपुट को कैसे लिख सकते हो, 1/s टाइम्स इनपुट। सो 1/s टाइम्स इनपुट लिख लिया मैंने, इनपुट कैंसिल हो गया। अब मेरा रोटर का इफिशिएंसी होता है, वो होता है 1/s इन, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछे इंटू 100 सिंपली। और अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखता हूँ, मुझे सिर्फ रोटर का स्पीड दे के रखा है तो N/ns। इसको हम लोग अगर ठीक से रीअरेंज कर लेते हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटर का स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड रहा, कैलकुलेट कर लिया, इंटू 100 कर लिया, तो ये आपका रोटर का एफिशिएंसी बन जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट बिट है, बहुत जगह पे पूछा जाता है रोटर का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है।
अब चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क पढ़ लेते हैं। तो टॉर्क हम लोग को पता है, प्रोडक्ट पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओमेगा का वैल्यू मुझे भी पता है 2πn/60, और n जो है ये रोटर का स्पीड है। अगर उसको मुझे सिंक्रोनस में कन्वर्ट कर लेना है तो मुझे ये, हम क्या कर लेते हैं, पहले टॉर्क लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। हम लोड टॉर्क डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सिर्फ रोटर का आउटपुट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर इसको रीअरेंज करने के बाद बनता है 60/2πns इंटू रोटर का इनपुट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आउटपुट नहीं लिखा है, मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर n लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर आउटपुट लेना है, और अगर मैं ns लिखता हूँ तो मैं इनपुट लेना है। ठीक है, ये बिट दिमाग में रख लेना। अब हम लोग देख लेते हैं आपके जो टॉर्क है अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे वैरी होते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि वो कैसे होता है और कहाँ किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। ठीक है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के अंदर आपका फॉर्मूला। रोटर इनपुट 3 टाइम्स था, मैंने 60 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए 180/2πns I2² R2/s। अब क्या कर लेते हैं, I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आपको पता है ऑलरेडी SE2² R2/R2² + SX2² आपको मिल जाएगा। इसका जो रूट था वो निकल जाएगा, E2 था उसको स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंजेस हो गए आपके इसमें। सो आपका जो फाइनल आंसर जो बना है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, वो है 180/2πns। ये चीज़ कांस्टेंट रहता है। आपका सिंक्रोनस स्पीड भी एक बार मोटर बन गया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो ये पैरामीटर को कांस्टेंट पकड़ते हैं हम लोग। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी होता है तभी ये सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, सो V/F कंट्रोल के अंदर ही हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोग का पूरा फोकस यहीं पर रहेगा, SE2² R2/R2² + SX2²। दिमाग में रखना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब आपका फ्रीक्वेंसी में कुछ वेरिएशन है तभी ये फार्मूला के अंदर 180 वाला जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे पास सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट के हिसाब से, इसका मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब क्या है, स्लिप कितना है आपका 1 है, मतलब ये हाईएस्ट है फ्रॉम मोटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू 0 to 1। ठीक है, सो 0 to 1 है, इसका मतलब आपका स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप ज़्यादा है, SX2 बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर किया हम लोगों ने रेजिस्टेंस के साथ। ये रेजिस्टेंस उसके सामने इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग फार्मूले से उसको सीधा निकाल देते हैं। आपके पास नीचे में S² बनेगा, ऊपर में S है, एक एक कैंसिल करके आप लिख सकते हो E2² R2/SX2। R2 का स्क्वायर को आप, मतलब एक छोटा अमाउंट उसको स्क्वायर करो तो और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब डेसिमल्स में है, इसीलिए मैंने R2 के स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, R2 को नहीं। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा कब रहता है, जब अगर रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है या फिर आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका R2 है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू E2²। ठीक है, अब ये पूछा था कि अगर मान लो आपने सप्लाई वोल्टेज को कम कर दिया 10% से, तो आपका टॉर्क जो है वो कैसे होगा। ठीक है, दिमाग में याद रखो, आपने यहाँ पर फेजर ड्राइंग पढ़ा था, E2 E1 और V1 ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में आते हैं। हम लोगों ने इसको ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा है, E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। ठीक है, सो वही बिट आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका टॉर्क जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, V1 का स्क्वायर। सो ये अगर 10% से कम होता है मतलब 90, और 90 का 10% कितना होता है 9, इसका मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए 19%। ठीक है, 19% से आपका टॉर्क कम हो जाता है, स्क्वायर है इसीलिए। ठीक है, अगर वोल्टेज 10% से कम करते हो तो आपका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा 19% से कम हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। आई होप क्लियर है। सो आपके दिमाग में ये हाईलाइट होना चाहिए, जब भी आपको स्टार्टिंग बोलो तो E2² R2/SX2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क जो है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये बिट आ जाता है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये अनस्टेबल ऑपरेशन बोलकर जाना जाता है। और अनस्टेबल ऑपरेशन में आपका जो कर्व है वो कैसे दिखता है, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखता है एट हाई स्लिप्स। दिमाग में याद रख लेना, स्लिप का मतलब हाई का मतलब हो स्टैंड स्टिल कंडीशंस में। ठीक है, ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्लिप्स, ठीक है, लो स्लिप्स रनिंग में होते हैं, स्टैंड स्टिल में हाई स्लिप होता है। ठीक है, सो आई होप ये सारी बिट्स क्लियर है आपके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लाई बिट वाला। ठीक है, सप्लाई इनपुट E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1, आपको तीनों लाइन में रखने हैं
और ये दिमाग में रखो, स्लिप ज़्यादा है स्टैंड स्टिल में इसलिए Sx2 ज़्यादा है कंपेयर टू R2 का स्क्वायर। अगर देखो 0.1 का स्क्वायर निकालना तो 0.01 होगा, इसीलिए मैंने R2 को नेगलेक्ट कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं रनिंग कंडीशन। ठीक है, रनिंग कंडीशन में आपका स्लिप कितना होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए R2 का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर किया आपने Sx2 के वैल्यू के साथ। अब S का वैल्यू 0.01 होता है, उसका स्क्वायर लो 0.0001 हो जाएगा, इसीलिए R2 का वैल्यू क्या है आपका ज़्यादा हो गया। तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, इस फॉर्मूले में मैंने इसको उड़ा दिया, जैसे यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निकालने की वजह से क्या हो गया, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया शॉर्टकट में, S टाइम्स E2² बन गया है। ठीक है, इसका मतलब रनिंग कंडीशंस में अगर रेजिस्टेंस कम है तो आपका टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में सिर्फ स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस रखते हैं, बाद में कुछ मैकेनिज्म होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल कर शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करके दे देते हैं। इसीलिए हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में उसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखो S टाइम्स E2² हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको जो टॉर्क है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिल रहा है आपको, इसका मतलब लीनियर है, लीनियर है मतलब स्टेबल है। ठीक है, सो आपको पूछते हैं क्वेश्चन में आपका इंडक्शन मोटर का स्टेबल ऑपरेशन कहाँ होता है, इंडक्शन मोटर का स्टेबल ऑपरेशन होता है एट लो स्लिप्स। ठीक है, इंडक्शन मोटर का अनस्टेबल ऑपरेशंस कहाँ होता है, तो हाई स्लिप्स। ये बिट्स है, आपके दिमाग में रख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन लीनियर रहता है और ये लो स्लिप्स होता है, स्टेबल होता है। इस तरीके से हम लोग टॉर्क्स को यूज़ कर स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको रेजिस्टेंस पता हो गया, आपको रनिंग टॉर्क्स में आपका स्लिप का क्राइटेरिया पता हो गया, और आपका वोल्टेज का क्राइटेरिया पता हो गया, और आपका रेजिस्टेंस का भी क्राइटेरिया क्या होता है ये आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ टॉर्क्स और स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।